यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए हर एक अभ्यर्थी को एक यूनिक ताना बाना बुनना पड़ता है। कुछ धागे कुछ रंग सही पड़ते हैं तो कुछ गलत भी पड़ जाते हैं, और जिसका ताना बाना यूपीएससी को पसंद आता है वो बन जाता है टॉपर। बनारस के एक लड़के ने यही ताना बाना बुनने की सोची, और क्यों ना सोचे, स्कूल में टॉपर था, आईआईटी बनारस में पढ़ा था, बहुत सी रुचियां थी, संगीत और गिटार भी बजाता था। उसने कहा यूपीएससी क्या बड़ी चीज है। यूपीएससी चीज तो है भाई। 6 साल छकाया और तब जाकर रैंक दिया 118। आज मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव की। उनका मैं वेलकम करना चाहूंगा और उनसे उनके इस ताने बाने के बारे में पूछना चाहूंगा। सिद्धार्थ, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सचिन अरोड़ा केजीएस के सौजन्य से सिद्धार्थ को आप सबके सामने लाया हूं ताकि सिद्धार्थ अपनी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करें। तो सिद्धार्थ, शुरू करें फिर ताना बाना खोलना। बिल्कुल सर। तो एक तो चीज सिद्धार्थ ये है कि आप मेरे स्टूडेंट भी रहे। यस। बट यहाँ जो मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ आपके साथ इस पॉडकास्ट में, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मैं सारे क्वेश्चन वो पूछूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर हिंदी में लीजिए, तो हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों रख लें। हम दोनों वी आर कंफर्टेबल इन बोथ दीज लैंग्वेज। श्योर सर, श्योर। तो हम इन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे। आप लोगों ने कुछ प्रश्न हमसे पूछे हैं, सिद्धार्थ के टेलीग्राम चैनल पे भी छात्रों ने प्रश्न पूछे हैं, मेरे चैनल पे भी पूछे हैं, हम उनको भी समावेश करेंगे। तो सिद्धार्थ, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आपने ये सिविल सर्विसेज का आइडिया, वेयर डिड यू नर्चर इट टू बिगिन विद? सबसे पहले आइडिया कहाँ शुरू किया? किसी से इंस्पायर्ड थे या खुद ही ये विचार आया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है? सर बहुत ही ज़्यादा जो मेरी जर्नी है ये मैं क्या बोलूँ एकदम प्रोफेटिक टाइप की रही है। लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो। जब बचपन में मैं और मेरे फादर, एक पिक्चर है सर, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है। द थ्री ऑफ अस, मी, माई फादर एंड माई सिस्टर, वी आर टेकिंग अ प्लेज इन फ्रंट ऑफ द नॉर्थ ब्लॉक। तो वहां पे माई फादर है टोल्ड मी कि भाई देखो सिद्धार्थ, यहाँ पे टॉप आईएएस ऑफिसर्स बैठते हैं और मुझे देखना है तुम्हें किसी दिन यहाँ पे। तो सर बेसिकली ये रहा कि जब मैं बचपन में मैं 7-8 साल का था और मेरे फादर, मैं और मेरी बहन हम लोग नॉर्थ ब्लॉक गए थे। तो वहाँ पे ही मेड मी टेक अ प्लेज कि यहाँ पे टॉप आईएएस ऑफिसर्स बैठते हैं एंड आई वांट टू सी यू हियर समडे। तो वहीं से कहीं ना कहीं वो एक जो है सीड, इट वाज सोन इनसाइड मी। एंड धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया तो मेरे मौसा जी हैं, प्रेजेंटली ही इज स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस इन यूपी गवर्नमेंट। तो उनको देखता था उनकी एसडीएमशिप में कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंज ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग। तो वो कहीं ना कहीं जहन में आ गया था। एंड क्लास 9th में मैंने एक आईडी भी बनाई थी, sit.iit.is। एंड इट्स, आई एम रियली थैंकफुल कि कहीं ना कहीं वो एग्जाम दोनों के दोनों निकल गए। एंड ऑल आई कैन से कि आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड राइट नाउ। तो सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे डेफ में वो आईडी देखी है, तो आज तक तुमने वो आईडी रखी हुई है। तो आई एम सो ग्लैड कि वो जो एक प्रोफेटिक थिंग थी कि एक आईएएस बनना है, तो वहाँ तक हम पहुँचे। इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, तैयारी स्कूल कॉलेज के दौरान ही शुरू हो गई थी या फिर ख़त्म करने के टाइम में हुआ ये? तो सर मैं बताना चाहूँगा, मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ मुझे बहुत आसानी से नहीं मिली। तो आईआईटी की जब प्रिपरेशन करने के बाद जब मैं आया तो इनिशियली मेरे काफ़ी ख़राब स्कोर्स आ रहे थे, बट मेहनत की मैंने, तो टूवर्ड्स द एंड काफ़ी अच्छे स्कोर आने लगे। बट और मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। बट लास्ट ईयर में मैंने ये सोचा कि करना है तो न्यूज़पेपर वगैरह और एनसीईआरटीज आई हैड पिक्ड अप। बट जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो आफ्टर माय ग्रेजुएशन तभी शुरू किया था। एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक कि मेरे पॉइंटर्स बहुत अच्छे आ रहे थे कॉलेज में। तो मेरा था कि भाई निकल तो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड जाते ही मैंने प्रोक्लेम कर दिया था सॉर्ट ऑफ कि अब ये निकलना तो इसी बार में है। एंड कर दिया, बट गॉड हैड अदर प्लान्स, तो यहाँ तक अभी आकर के मिली है ये चीज़ मुझे। तो सिद्धार्थ, अक्सर मैंने यही सुना कि मन होता तैयारी का, लेकिन स्टार्टिंग जो करते हैं बहुत रैंडम होती है। अब तो सिद्धार्थ 6 राउंड दे दिए
और उसमें जो गलतियां करनी है वो कर भी ली। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। तो सिद्धार्थ, अगर एक आइडियल प्रिपरेशन में आपसे बात करना चाहूँ, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बात करते हैं कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करें, क्या बुक्स पढ़ें, तो अब इतना एक्सपीरियंस सिद्धार्थ आपका हो चुका है, मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट में उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स तक जाना चाहिए। तो आप मुझे एक बताइए कि वैसे तो आइडियल शब्द नहीं है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, बट इफ़ समबडी हैज़ टू स्टार्ट, व्हाट टाइम शुड ही स्टार्ट? क्या वो अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में ही शुरू कर दें या फिर उसके बाद शुरू करें? एंड स्टार्ट करना है तो व्हाट शुड बी द अप्रोच? आई वुड वॉन्ट यू टू गिव अस द जिस्ट ऑफ दैट, उस सब का सारांश जो आपने अपने सारे अटेम्प्ट्स में निकाला, अगर वो शेयर करेंगे तो इट विल बी वेरी वैल्यूएबल। सर व्हाट आई फील इज दैट इट्स अ कंपटीशन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कॉलेज की पढ़ाई को नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज जहाँ पे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यू कैन पिक अप वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन डू डिबेटिंग, आप म्यूजिक कर सकते हो, डांस कर सकते हो। तो एक आपका व्यक्तित्व जो है अलग तरीके से निखर करके आएगा। आप उस टाइम पे किसी एनजीओ से एसोसिएट हो सकते हो, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ योर लाइफ, और वो आपको आगे जा करके आपके यूपीएससी के जर्नी में भी हेल्प करेगा। एंड इफ मेरा ये मानना है कि अगर आपको सच में करना ही है, आपको बहुत ज्यादा है ये क्लैरिटी, तो मे बी थोड़ा थोड़ा करते रहें, 1-2 घंटा या फिर हफ्ते में कुछ आवर्स निकाल के पढ़ लें। एंड मे बी इन द लास्ट ईयर, जैसे कि मैंने शुरू किया था, तो एक जो फ्लेवर लेना होता है जिसको कहते हैं कि यू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स एंड देन जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटीज एंड ऑल, तो उससे एक थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन आपका होगा कि यार मेरे आसपास हो क्या रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि दिस प्रिपरेशन बेसिकली मेक्स यू अ गुड सिटीजन, एंड विच इज व्हाट आई फील कि मेरे साथ भी हुआ है। तो धीरे धीरे मेक योर सेल्फ वर्दी फॉर दिस कॉम्पिटिशन कॉलेज में, एंड फिर फुल फ्लेजेड यू कैन प्रिपेयर आफ्टर योर ग्रेजुएशन। देयर इज नो हरी। आप कितना भी हरी कर लें, लाइक आई वॉज इन अ हरी कि भाई पहले बार में निकल जाना है, बट भगवान का, आप यू ट्रस्ट मी, भगवान का आपके लिए एक प्लान होता है, एंड जब मिलना होता है तभी वो मिलेगा। तो ज्यादा उस चीज के लिए मुझे नहीं लगता कि परेशान होने की जरूरत है। सो जो मैं समझ पाया हूँ सिद्धार्थ, तो आपका ये कहना है कि कॉलेज एक अच्छी जगह है जहाँ पर आपको नींव डालनी चाहिए तैयारी की। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी समय सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी रुचि आसपास क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में, बेसिक बुक्स पढ़ने में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज हमने कर लिया, अब हम इस तैयारी को शुरू करना चाह रहे हैं, तो क्या इसके लिए पहले हमें एकदम से कोचिंग भागना चाहिए या इसकी तैयारी खुद ही करनी शुरू कर देनी चाहिए? कोचिंग का भी एक मॉडल है, बहुत से लोग मैंने देखा है और खासकर हमारी क्लासेस में आ जाते हैं, उन्हें इस परीक्षा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, सीधा क्लास में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से करना चाहते हैं। तो मैं इसमें आपकी एक फ्रैंक राय चाहता हूँ कि व्हाट शुड बी द बिगिनिंग? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे क्या लगता है कि जब मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था चीज़ों का, और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी इस कदर नहीं था कि आपको उस तरीके का गाइडेंस मिल सके। मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, तो एटलीस्ट जीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग की। आपको एम्पल अमाउंट ऑफ गाइडेंस मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, इतने सारे टॉपर्स का टॉक है। एंड अगर आप किसी एक बंदे का भी फॉलो कर लेते हैं डिलिजेंटली, आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको योर होली ग्रेल शुड बी दिस पीवाईक्यूज एंड सिलेबस। तो उसमें अब आपको कोई हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ाएगा, दैट पर्सन कैन मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा उसमें he'll be able to tell you something very new. आप अगर बेसिक बुक्स पढ़ लेंगे एंड प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट। बट यस, मुझे ये लगता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए एक हैंड होल्डिंग और एक प्रॉपर मेंटोरशिप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। एंड एट सम पॉइंट इफ यू फील कि
कोई सब्जेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है, लेट अस से सोशियोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया, अगर कुछ टेक्निकल है तो आप उसके मॉड्यूल्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया कोचिंग का मॉडल। तो यू कैन पिक अप दोज पर्टिकुलर मॉडल्स, उसको उठा करके यू कैन रीड देम। बट हर एक मॉड्यूल के लिए मुझे नहीं लगता कि पूरा एक कोचिंग ही आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज आई फील कि मैंने काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट किया है। जब मैं फाउंडेशन में था, 7-8-9 महीने का जो था, उसमें काफी टाइम भी वेस्ट होता था, एंड आई फेल्ट एट मेनी टाइम्स कि छोड़ देना चाहिए, क्या ही जाना है, और काफी क्लासेस छोड़ भी दी थी इनफैक्ट मैंने। तो सिद्धार्थ, थैंक यू ये बताने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत से छात्र जो हैं सारा काम जो है कोचिंग पे छोड़ देना चाहते हैं और अपना काम नहीं करना चाहते, तो वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। और रही बात आपने जो टॉपर की स्ट्रैटेजी का कहा है, तो मेरे पास एक प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर टॉपर की सही स्ट्रैटेजी पता चल जाए तो क्या पीटी और मेंस पार हो जाएगा? भाई, पता चलना और करना दो अलग चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ सिद्धार्थ, यहाँ खान ग्लोबल स्टडीज़ में खान सर ने एक पूरे आंदोलन की तरह से हर घर में जो भी बच्चे आर्थिक रूप से भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहाँ भी अच्छे शिक्षण का व्यवस्था करवाई है। और बहुत से बच्चे हमसे जुड़ते हैं, और आपके इस मैसेज के थ्रू मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि बच्चों, अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें। आप अपनी पढ़ाई को करिए। टॉपर आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दे सकते हैं, आपकी क्लासेस आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उनमें नहीं होंगे तो एक चुनौती हो जाएगी। खैर, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मुझे एक बात बताइए, जो मैं अनुभव करता हूँ, बच्चे आते हैं क्लासेस में, बहुत कुछ करते हैं, उनको बहुत डर लगता है कि करंट अफेयर्स कैसे करें। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए कि करंट अफेयर्स, और वो पहले दिन से ही पूछने लगते हैं कि सर करंट अफेयर्स। ना उन्हें हिस्ट्री आता है, ना पॉलिटी आता है, ना ज्योग्राफी आता है, बट करंट अफेयर्स। तो एज अ टॉपर, आपने करंट अफेयर्स को किस तरह से वहाँ पर समावेश किया, किस तरह से आपके पास टेक्निक्स थी, क्या सोर्सेज थे, वो आप शेयर करेंगे राइट इन द बिगिनिंग, तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। सर, जितना मैं इस एग्जामिनेशन को समझ पाया हूँ, इनिशियली कुछ सालों में, जब 2016-2017 में थोड़ा था करंट अफेयर्स की, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स काफी पूछे जा रहे थे। बट प्री एंड मेंस दोनों में, एंड इवन इस साल तो सर इंटरव्यू में मैं देख रहा था करंट अफेयर्स पूछ ही नहीं रहे। दे वांट टू इंटरव्यू में, दे वांट टू टेस्ट योर पर्सनालिटी, ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है रशिया और यूक्रेन में। रेयरली वो क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि इवन प्रीलिम्स का अगर बात कर ली जाए, तो जो कोर करंट अफेयर्स है पिछले एक साल से पूछा गया है, वो 10-12 से ज्यादा नहीं होता, और अगर वो होता भी है तो इतना टफ होता है कि यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट। सो व्हाई बॉदर? आई थिंक द एंकर ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी द स्टैटिक मटेरियल। आप उसको, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको इतना स्ट्रांग बना लीजिए जिससे कि आपको करंट पे निर्भर ही ना रहना पड़े। जैसे कि अब करंट अफेयर्स अगर पूछ भी रहा है तो थ्रू द मतलब प्रिज्म ऑफ स्टैटिक, जो है कि स्टैटिक और करंट को मिला करके पूछ रहे हैं उस चीज को। तो बहुत ज्यादा भागिए मत, कोई एक कंपाइलेशन उठा लीजिए। मैं पर्सनली जैसे एक पर्टिकुलर कोचिंग का कंपाइलेशन आता था, पीटी 365, मैं उसको करके चला जाता था। सो दैट वाज वर्किंग फॉर मी, और उतना ही करता था। स्टैटिक को बहुत स्ट्रांग किया था मैंने कि वो मेरा गलत नहीं होना है प्रीलिम्स में। एंड इवन मेंस में करंट अफेयर्स मेरे लिए था कंटेक्स्ट सेट करने के लिए। लाइक सर, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट, कि क्यों पूछा है सवाल, तो उस चीज के लिए और उस आंसर को रेलेवेंट बनाने के लिए, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर एनी क्वेश्चन, तो आज उसका रेलेवेंस क्या है, कि पीएम गति शक्ति डालना है या फिर पहले का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल डालना है। तो ये आपका विवेक है कि आप किस तरीके से उसमें डाल रहे हो उन चीजों को। तो करंट अफेयर्स के पीछे बहुत भागना नहीं और परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल आपका स्टैटिक है, आपके बेसिक्स हैं, तो स्टिक टू द बेसिक्स, आई वुड से। तो ये बहुत मार्के की बात कही है आपने सिद्धार्थ, कि भाई आपका अगर बेसिक तैयार नहीं है बच्चों, तो करंट अफेयर्स उस पर डाल ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा अगर आपको बेसिक पॉलिटी नहीं आती, बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती, बेसिक ज्योग्राफी नहीं आती, तो पहले दिन से उसका करंट कैसे जोड़ेंगे। और बहुत अच्छी बात इन्होंने ये भी कही कि करंट की उपयोगिता अलग अलग
लेवल्स पे अलग है, प्रीलिम्स में उसकी अलग है, मेंस में कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें आएंगी और जैसा कि उन्होंने कहा कि आप जो है एक संस्थान के कंपाइलेशन से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अखबार समाचार पत्र के साथ तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं सिद्धार्थ एक और स्पेसिफिक चीज़ रखना चाहता हूँ यहाँ पर कि बच्चे जो हैं प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी करते हैं, मेंस के लिए अलग तैयारी करते हैं, तो क्या ये तैयारी अलग है, नंबर वन। और दूसरा जो आपने कहा कि स्टैटिक चीज़ पहले तैयार करनी है, तो उनके बेसिक सोर्सेज वैसे तो सभी टॉपर्स लगभग वही बताएंगे, बट जो बेसिक सोर्सेज आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, तो पहला प्रश्न, क्या ये दोनों तैयारियां अलग होती हैं, और दूसरा इनके बेसिक सोर्सेज क्या थे? सर जैसे कि ज्योग्राफी में आपने डुअलिज्म और डाइकोटोमी की बात की है, तो आई थिंक कि इनिशियली एक तरीके का डुअलिज्म होता है इसमें कि प्री और मेंस को साथ में हमें करना है, बट जैसे जैसे एग्जाम आने लगता है तो वो डाइकोटोमी एक कहीं ना कहीं आ जाती है कि अभी प्री के पास तो प्री ही पढ़ना है क्योंकि उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसमें फैक्ट्स देखने हैं। ठीक है, तो वो माइंडसेट अलग है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा लगातार कोई कंटिन्यूअम नहीं है कि साथ में ही करना है, अलग ही अलग करना है। एक टाइम पे इनिशियली आपको साथ में करना पड़ेगा जब आप बेसिक्स अपने तैयार कर रहे हो, बट जब प्रीलिम्स के लिए आएंगे तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जब मेंस के लिए आएंगे तो वही जो फैक्ट्स आपको हर एक जगह हर एक चीज के याद करने थे, नाउ आप एक एक एग्जाम्पल उसका उठाएंगे। जैसे कॉइन्स कई तरीके की होती हैं, बट आप एक उठा करके उसका एग्जाम्पल कहीं दे सकते हो। आपको हर तरीके के कॉइन्स याद करने की जरूरत नहीं है कि गुप्ता में मान लीजिए 6 तरीके के कॉइन्स दे हैड फाउंड आउट, तो सारे नहीं याद करिए, एक याद कर लीजिए कि कुमार गुप्ता की जो कॉइन थी वो एक आप याद कर लीजिए एज एन एग्जाम्पल। तो वही कहना चाहूंगा सर कि साथ में भी है और अलग अलग भी है। तो इसमें मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें अभी आप प्रीलिम्स और मेंस में भेद नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने कहा, प्रीलिम्स जब पास आता है तो उसकी जो टेस्टिंग है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड है और मेंस की अलग टेस्टिंग। इसी में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि प्रीलिम्स से पहले बच्चे सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाते, और प्रीलिम्स के आखिरी 30 दिन जो मैंने देखा है वो मेक और ब्रेक होता है। तो आप सिलेबस कैसे खत्म करते थे और आखिरी 30 दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी प्रीलिम्स को लेकर? सर जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने बेसिक बुक्स जो बोली थी, तो मैं उसको लिस्ट कर दूंगा अपने चैनल पे बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ बुक्स जो हैं। बट मेरा ये रहता था कि आई यूज टू स्टार्ट विद द स्टैटिक बुक्स, पहले उनको एक बार पढ़ लेता था। एंड मेरे साथ क्या था ना सर कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके इम्पोर्टेंस देख लिया था कि हर एक सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑल्दो द बुक्स आर इन नोट्स फॉर्मेट, मैं उसका भी एक शॉर्ट नोट्स बनाता था कि यार ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको बना के रखें। लाइक टॉपर्स बोलते हैं ना कि 6 से 7 बार पढ़ के जाते थे, तो सर मैं भी 6 से 7 बार पढ़ता था, बट उन चीजों को जो ज्यादा पूछी जा रही हैं। अब लेट अस से कि सीवीसी सीबीआई पूछ ही नहीं रहा है, तो मैं उसको 6-7 बार क्यों पढ़ूंगा, मैं एक बार पढ़ लेता था बस उसको एग्जाम के जस्ट पहले कि रिसेंसी इफेक्ट से मुझे वो याद रह जाएगा। बट लाइक पार्लियामेंट बार बार पूछ रहा है तो उसको मैं कई बार पढ़ लेता था। तो नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज में कि जो चीजें आपको नहीं याद रहती हैं उनको आप लिखिए। इट्स नॉट लाइक कि आप समराइज करिए पूरी चीज को। इट्स नॉट नोट मेकिंग इज नॉट अबाउट समराइजिंग, इट्स अबाउट राइटिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एंड उसमें भी वो सारी चीजें विच यू आर फॉरगेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस बिफोर द एग्जाम। और आखिरी 30 दिन शुड बी फॉर प्रैक्टिसिंग, मतलब प्रैक्टिस पे तो मेजर एक फोकस रहना ही चाहिए कि हर एक दिन पेपर लगाना है 2 घंटे में, एंड उसको जो है 4 घंटा करीब एनालाइज करना है। लाइक मैं क्या करता था, कॉन्फिडेंट, सेमी कॉन्फिडेंट, एंड जो नहीं आता उसको मार्क करता था, एंड उसमें मैक्सिमाइज करता था कि मेरा कॉन्फिडेंट और सेमी कॉन्फिडेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इट वाज अ मतलब एनालिटिकल अप्रोच था पूरा, मतलब स्टैटिस्टिकली सपोर्टेड था कि मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा एनवायरनमेंट कमजोर है, कि मेरा इकोनॉमिक्स कमजोर है, तो उस हिसाब से फिर मैं टारगेटेड अप्रोच रखता था उस चीज में। ये एक आपका होना चाहिए, और एंड में इसी तरीके से रिविजन करें, और जो मॉक्स लगाएं उनको भी एंड में 4-5 दिन रखिए कि जो गलतियां की हैं एटलीस्ट उनको रिवाइज कर लीजिए कि एग्जाम में दोबारा वो गलतियां ना हो पाए। तो सिद्धार्थ, इसी को शायद स्मार्ट लर्निंग कहते हैं। तो जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है अपना काम करने से पहले उन्होंने पीवाईक्यू देखा, क्या चीज़ें आती हैं
उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी तैयारी में उन्होंने वो चीज़ें अलग निकाल ली। सिद्धार्थ, इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही नोट्स बनाने की, और मैं अभी बात कर रहा था, हमारे एमएमपी के स्टूडेंट हैं शिवम। शिवम ने लगभग 50-60 पेज के हर एक उसके नोट्स बना के ख़त्म कर रखे हैं। क्या ये संभव है? और थोड़ा-सा आपके भी टेलीग्राम चैनल पे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर ये क्रिस्प नोट कैसे बनाते हैं? बहुत से बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं वो लगभग किताब ही छाप देते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक अपने क्रिस्प नोट के बारे में ज़रूर बताइए कि आपने कैसे बनाया, और ये पीवाईक्यू का महत्व एक बार फिर थोड़ा-सा डेमोंस्ट्रेट कर देंगे आपने कैसे किया, तो ये बच्चे समझ जाएँगे। बिगिनर्स ना इस पीवाईक्यू को कई बार सुनते हैं लेकिन इस पे काम नहीं करते हैं। तो सर ऐसा है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कि हर चीज़ का समराइज करके नोट्स बनाएं। जैसे मैंने बताया कि आप एक कुछ वीडियोस देख लीजिए या खुद से एनालाइज कर लीजिए कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और उस हिसाब से इंपॉर्टेंस के आधार पे उसका नोट्स आप प्रीलिम्स में बना लीजिए। मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको जो जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनके ऊपर आपको पढ़ लेना है। अब आपके ऊपर है कि आप उसका नोट्स बनाते हैं या जो किताबें हैं उसमें ही आप मार्क करके रखते हैं और उस तरीके से अरेंज करते हैं। पर्सनली सर मैं क्या करता था कि जैसे कि मैं बिलीव करता हूं कि एक सोर्स लो और उसको रीअरेंज कर दो। लाइक एंशंट इंडिया का सर मैंने रीअरेंज कर दिया नोट्स, मैंने कुछ नया नहीं किया। मैंने क्या किया कि जैसे डायनेस्टी वाइज आर्टिफैक्ट्स कैसे वैरी कर रहे हैं, कि कॉइन्स कैसे इवॉल्व किए हैं अक्रॉस वेरियस डायनेस्टीज, तो वो लिख दिया। एक ये तरीका था अरेंजमेंट का, और दूसरा ये था कि मुगल्स में कैसे क्या क्या आर्टिफैक्ट्स थे और किस तरीके से वैरी किए हैं, उसका डायग्राम प्रिपेयर्ड था, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्ड था, कंक्लूजन प्रिपेयर्ड था, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर्ड थे। तो मेरा क्या था कि एग्जामिनेशन में वैसे ही क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो मैंने देख लिया था कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहा है, तो नोट्स उस तरीके से मैंने सर बना रखे थे। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने ट्राइब्स का बना लिया था और एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है, एक हर एक लाइन में सर वैल्यू एडेड मटेरियल था मेरा, एग्जांपल्स थे सब में कि क्या मेथड्स ब्रिटिशर्स ने यूज किए, क्या रिबेलियन हुआ, सबका एग्जाम्पल, सबका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एकदम फट से मैंने लिख दिया, और वो इट सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो चीज है। तो एक और चीज है सर, मैं नोट्स तो मेरे प्रिपेयर्ड थे हर एक कीवर्ड पे, बट मेरा फोकस बहुत ज्यादा लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स पे था। उसमें मैं सारे वैल्यू एडेड चीजें डाल देता था। जैसे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से उठा लिया, करंट अफेयर्स से उठा लिया, सब चीजें एक जगह पे। तो इससे क्या होता है कि 6 से 7 बार हम उसको रिवाइज कर पाते हैं और रिटेन रह जाता है। क्योंकि देखिए आप नॉर्मल सेंटेंसेस लिख के क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल्स ही याद होना है कि कंटेंट डिफरेंशिएशन करना है। नॉर्मल जो पूछ रहा है वो तो आप लिखना शुरू ही कर दोगे विद प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड थैंकफुली सर ने मुझे सिखा दिया था कि कैसे मुझे जो पूछा है वो कैसे लिखना है। बट एक मेरे आंसर को जो स्टैंड आउट कराने के लिए जो कंटेंट था वो मेरे लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स में रहता था। मैंने वो अपने चैनल पे भी डाल दिया है कि कैसे पॉलिटी का मैंने दिखाया कि ग्रैनवेल, ऑस्टिन, आइवॉर जेनिंग्स और जितने भी इतने सारे स्कॉलर्स थे सब कुछ बना के रखा था कि चलो आएगा तो फटाक से वो इंट्रो कंक्लूजन बॉडी में आ जाएगा। तो सर यही अप्रोच था मेरा इसमें। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अप्रोच सिद्धार्थ। और जो छात्र सोच रहे हैं सिद्धार्थ सर का टेलीग्राम चैनल कौन सा है, वो हम अपने लिंक में, इस वीडियो के लिंक में आपको शेयर कर देंगे। उसी में जो लोग सोच रहे हैं क्या बेस बुक्स हैं, वो बार बार रिपीट करना कि ये एनसीईआरटी, ये लक्ष्मीकांत, वो सिद्धार्थ सर ने कहा कि वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुके हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। बट जो बात इन्होंने कही, जो बहुत काम की बात है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि यार 6 से 7 बार रिवाइज करना है प्रीलिम्स से जस्ट पहले, और 6 से 7 बार पूरी की पूरी किताब नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कहानियाँ लिखी हुई वो नहीं कर सकते। तो पीवाईक्यू अपनी मंजिल को देखते हुए आपने जो काम के एग्जाम्पल हैं, काम के फैक्ट हैं, उन्हें लास्ट मिनट नोट की तरह बना लिया है, और यही मोस्ट ऑफ द टॉपर्स रेडी करते हैं। तो आप लोगों का काम ये नहीं होना चाहिए कि किताबों को लेकर उनको दोबारा लिख दें, और जैसा कि इन्होंने कहा एक ही सोर्स ले लीजिए, उसको डाइजेस्ट करिए। बहुत बहुत काम की चीज़ है ये। मुझे इसमें एक और क्योंकि प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, इसमें मुझे एक और चीज़ पूछनी, क्या इस समय आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और टेस्ट सीरीज को किस प्रकार से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए? सर टेस्ट सीरीज मतलब
अब एवरीवन नोज दिस, तो मुझे उसमें मिन्स करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में मिलती है तो मैंने वही उठा करके मैं कर लेता था सर। एक दो इंस्टीट्यूट का, फोटोकॉपी उठा ली हाँ मार्केट में जो होगी। बस बस, और दो दो इंस्टीट्यूट का सर मैक्सिमम उठा करके करीब 50 लगाता था। अब सर इसको यूज करने का दो मुझे लगता है, पहला है कि सिमुलेट करने के लिए कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर टाइमिंग में आपको करना है वो, लाइक मैं 3 से 4 राउंड्स में सॉल्व करता था पूरे पेपर को, तो वो एक मेरी प्रैक्टिस हो गई। फिर मैंने एक टर्म कॉइन किया, सैचुरेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, लाइक कि एक पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट आई न्यू कि 80 से 85 के बीच में रीच करना है तो मेरा मैक्सिमम स्कोर आता है, तो एक वो मेरा उधर से आया। इसके अलावा सर मुझे ये लगता है कि जो मॉक्स हैं उनका यूटिलिटी ये है कि क्योंकि यूपीएससी इज आस्किंग अ बिट रैंडम क्वेश्चंस राइट नाउ, तो यू नीड टू इंक्रीज योर विड्थ, ठीक है, तो वो विड्थ बढ़ाने के लिए भी दीज टेस्ट सीरीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बट हाँ, आपको ये भी जानना होगा कि क्योंकि यूपीएससी ने अपना लेवल टफ किया है, तो कोचिंग्स भी रेलेवेंट रहने के लिए बेसिकली दे विल आल्सो ट्राई टू मेक इट मोर डिफिकल्ट। तो अगर आपका 60-70, सारे बच्चे मेरे से ये कह रहे हैं कि सर 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है इसमें। यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन अगर ऑन पॉइंट है तो यूपीएससी का आपको पेपर देना है ना, कोचिंग का तो देना नहीं है, तो उससे परेशान मत हो बिल्कुल भी। जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज योर वर्क, डू योर फंडामेंटल्स राइट, एंड आई एम श्योर कि आपका हो जाएगा उस दिन जा करके। जस्ट से स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। तो थैंक यू सिद्धार्थ ये बताने के लिए। बहुत से छात्र मेरे पास भी आते हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो डर और लग रहा है। तो निश्चित सी बात है आपके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, विद टाइम वो इम्प्रूव करेंगे। और जैसा सिद्धार्थ ने बहुत राइटली कहा, जो समय आ गया है यूपीएससी बहुत रैंडमनेस ला रही है प्रश्नों में। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके एरिया ऑफ प्रिपरेशन के बाहर आ जाते हैं, उनसे डरना नहीं है। तो सिद्धार्थ ने कहा अपनी विड्थ चौड़ाई बढ़ाई है अपनी तैयारी की। हाउ डू यू डू दैट? जैसे उन्होंने कहा बाजार में 2-3 टेस्ट सीरीज हो गई, हमने उनको सॉल्व कर लिया। आप अपने संस्थान की टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, 1-2 और ले लीजिए और उसको प्रैक्टिस मान के चलें। हाँ, ये ज़रूर है, अपनी गलतियों से सीखें और उसे आगे बढ़ाएं। सर इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जैसे मान लीजिए जो मैंने स्टैटिस्टिक्स वाली बात की थी इनिशियली कि कैसे आपको अपना वीक और स्ट्रांग एरिया पता चल रहा है। अब लेट अस से कि किसी का इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, तो मैं क्या करता था, मेरा इकोनॉमिक्स मुझे स्ट्रांग करना था तो वो सेक्शनल टेस्ट बेसिकली उठा लिया दूसरे इंस्टीट्यूट का, और उसको भी पढ़ करके थोड़ा देख लिया कि भाई चलो इसमें भी थोड़ा विड्थ उससे आ जाता था एंड उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती थी, एंड आई वुड बिकम क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। ये भी एक चीज कर सकते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। एक और जो मेरे पास क्वेरी बहुत से बच्चों की आई, सर जीएस में हम पास हो गए थे लेकिन सीसैट जो है इस बार फेल हो गए। तो ये सीसैट बहुत ज़्यादा चुनौती हो रहा है, कुछ का गणित समस्या बनी हुई है, कुछ की कॉम्प्रीहेंशन समस्या बनी हुई है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी ये चुनौतीपूर्ण लगा? आपके मित्रों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, ये सच में हकीकत में बहुत से लोग सीसैट की वजह से भी रुक गए। तो आपकी रणनीति क्या थी? और साथ में मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन का अगर अलग अलग बता देंगे तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। सर इसमें आई एम नॉट द राइट पर्सन एक्चुअली, क्योंकि दोनों चीजें मेरी ठीक ही थी, मतलब ऐसा मुझे बहुत इशू नहीं हुआ। बस ये लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था इसमें थोड़ा सा मुझे पसीने छूट गए थे, क्योंकि आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर सी सैट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। बट अब मैं यही बोलूँगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरा मेरा भी कुछ ऐसे 85-90 आ रहा होगा, उसके पहले हमेशा 125-130 आया करता था। तो बस ये कहना चाहूंगा कि उसको नेग्लेक्ट ना करें, रोज 2 से 3 घंटा करें। अब मेरे से लोग सोर्सेस पूछते हैं, तो भाई सोर्सेस का क्या है कि आप यूट्यूब पे कोई चैनल उठा लो, ठीक है, उसमें पहले समझो कि क्या पूछ रहा है, कि क्रिटिकली इन्फर का क्या मतलब है, और जो भी कीवर्ड्स हैं उनके बारे में पहले समझ लो कि वो है क्या। और उसके बाद क्या करो कि आप कोचिंग्स के ना लगा करके क्वेश्चंस, ऑफिशियल कीज रहती है ना यूपीएससी की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एग्जामिनर के दिमाग में घुसना है हमें, राइट, कि ये क्रिटिकली इन्फर से एक्चुअली व्हाट डज ही मीन एंड वो कैसा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो देखा, उसके बाद मैच किया, अच्छा ये जो है सी है तो सी क्यों है, तो ये
बार बार आपको देखने से समझ आएगा पिछले 10 साल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की एक्चुअली इस कीवर्ड का मतलब क्या है, तो एक एसेंस आ जाएगा एंड उसी को बार बार करते रहिए और उसी को करने से मुझे लगता है मोर और लेस जो क्वेश्चंस आएंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व. मैथमेटिक्स का आई वॉज ऑलवेज गुड इन मैथमेटिक्स, तो दैट वॉज नॉट अ बैरियर फॉर मी. बट पिछली बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह काफी पूछ लिया था, प्रोबेबिलिटी, तो उसमें भूल गया था. कर तो लूंगा बट टाइम लग रहा था मुझे, तो उसका टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते रहिए. और अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं तो वो यूट्यूब के कुछ अच्छे चैनल्स को देख करके यू कैन फॉलो कि जल्दी से वो सॉल्व हो जाए. और फाइंड योर स्वीट स्पॉट की 50 करने से ज्यादा आ रहा है स्कोर, 55 हो पा रहा है, जो भी है, मतलब आई थिंक पहले से तैयारी कर लीजिए, मतलब ये है बेसिकली, डोंट नेग्लेक्ट इट. तो मंत्र ये है कि भाई सीसेट को नेग्लेक्ट ना करें, उसकी रेगुलर तैयारी करें. जैसा कि इन्होंने कहा गणित में अच्छे थे लेकिन गणित की प्रैक्टिस तो चाहिए ना, तो समय बचाना है वहाँ पर और क्वालिफाई ही तो करना है. तो गणित अगर आपका कमज़ोर है तो निश्चित रूप से क्लासेस लीजिए, जो बुक्स हैं बुक्स को कर लीजिए और उसमें प्रैक्टिस करिए. और रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो बहुत काम की बात कही इन्होंने कि कॉम्प्रिहेंशन में अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू देखे जाएं और उन्हीं के सही आंसर यूपीएससी ने क्या दिए, तो उससे यूपीएससी की मांग और एक तरह के प्रश्न पता चलते हैं, वो ज़रूर होने चाहिए. तो इनका ये कहना है कि केवल कहीं से भी कुछ पैसेज ले लिए, वो यूपीएससी का कई बार मॉडल नहीं होता है. तो यूपीएससी के पीवाईक्यू ज़रूर करें. तो सिद्धार्थ, प्रीलिम्स की तो बहुत बात कर ली, अब मेंस की गुत्थी सुलझाते हैं. तुमने 4 मेंस दिए, तो 4 मेंस में क्या स्ट्रेटजी रही? एक तो स्ट्रेटजी एमएमपी थी. एमएमपी में क्या सीखा वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए. मेंस में जीएस और ऑप्शनल दोनों का संतुलन बिठाना है. तो पहले मुझे ये बताइए कि ये ऑप्शनल कब आपने सिलेक्ट किया और ऑप्शनल की तैयारी क्या प्रीलिम्स से पहले ही हो गई थी या उसके बीच में की? सर मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो मेरा पहला मेंस था उसमें बेसिकली इशू ये था कि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रीलिम्स. तो 2 क्लासेस लगा ली, एक ज्योग्राफी ऑप्शनल की और एक करंट अफेयर्स की. तो मैनेज करना ही डिफिकल्ट हो जा रहा था, मैं दिन भर क्लासेस ही करता रह जाता था और सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती थी. तो मेंस दिया एंड इतना नाइव था कि फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एंड यूज्ड टू थिंक कि भाई इंडिया का बेस्ट आंसर लिख करके आया हूँ. मतलब आई यूज्ड टू बी सो स्टूपिड एट दैट टाइम. फिर सर जो सेकंड मेंस मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में लिखा, तो मैंने आपके साथ सर आंसर राइटिंग शुरू की. तो ऑब्वियसली सर थोड़ा सा वो आपका ऑनेस्ट वाला जो रहता था, आई वाज सो अकस्टम टू शुगर कोटिंग ऑफ द कमेंट्स, बट यू वर ब्रूटली ऑनेस्ट विद मी, तो मैं थोड़ा सा हिल गया था. बट स्टिल आई डिडंट प्रैक्टिस इनफ, आंसर राइटिंग की ही नहीं मैंने. तो वो इट रिफ्लेक्टेड कि मेरा 5-10 मार्क्स और कम ही हो गया था मेंस में. सो दैट वाज अ बिग इशू. तो फोर्थ अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें आई स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग विद योर इनिशिएटिव, क्वाड्रेंट इनिशिएटिव था, बेसलाइन इनिशिएटिव था. उसमें यू गेव मी एन आइडिया कि भाई जो फर्स्ट लाइन होती है क्वेश्चन की वो तो चलो एक कंटेक्स्ट है, बट जो पूछा जा रहा है लाइक डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, वो आपको बता रहा है कि आपको लिखना क्या है. तो वो एक सेंस आया. फिर मैं सर आपके टेलीग्राम चैनल पे लिख लिख करके भेजता था, तो 1-2 बार मेरे आंसर्स जो है बेस्ट आंसर्स में आए, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ इम्पेटस कि भाई मैं कर सकता हूँ. बट समहाउ सर प्री नहीं हुआ उस बार. आई वॉज क्वाइट श्योर कि प्री हो जाएगा तो आई विल बी एबल टू सेल थ्रू, बट नहीं हुआ. फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था सर, जो मैं नायब तहसीलदार बनने के बाद जो मैंने दिया है, उसमें एमएमपी का एकदम ग्रैंड एंट्री होता है मेरे लाइफ में. एंड इतना ज्यादा मुझे अब ये समझ आ गया था कि भाई आंसर राइटिंग से ही होगा जो होगा. 70% थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग, कि किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो उन चीजों को, उन फैक्ट्स को, कितना ज्यादा आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस चीज को कि जो पूछा है वही लिखना है, ये नहीं लिखना जो आपको आता है. ये जो सर एसेंस आपने बताया, तो वो उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आई रोट माई मेन्स एंड थैंकफुली आई क्लियर्ड इट. कहीं ना कहीं एस्से की वजह से मैं मात खा गया था पिछली बार, बट जो बची कुची जो भी कसर थी, इस बार आई टारगेटेड ईच एंड एवरी सेक्शन सेपरेटली.
एस्से पे 100% फोकस। GS1 में ऐसा नहीं कि सिर्फ GS1 को पूरे एक पेपर की तरह देखा, उसका ज्योग्राफी, उसका सोशियोलॉजी, उसका हिस्ट्री, हर एक सेक्शन पे मेरा सेपरेट स्ट्रैटेजी था, एंड हर एक चीज के लिए कंटेंट एनरिचमेंट भी सेपरेटली मैंने किया है। और सबसे बढ़िया चीज इसमें ये थी कि पिछली बार MMP में हम लोग दूसरों की कॉपी नहीं देख पाते थे। इस बार आदित्य श्रीवास्तवा की कॉपी देख रहा हूँ, अदिति की देख रहा हूँ, खुशहाली की देख रहा, चंद्रप्रभा, सुरम्या, सबकी कॉपी देख देख करके हम लोग सीख रहे हैं। एक प्रतिस्पर्धा में ही हम लोग जो है निखरता जा रहा है, हमारा जो आंसर राइटिंग एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। तो इतना ज्यादा हेल्पफुल हुआ। फिर आई ऑल्सो फॉलोड दैट प्रिंसिपल आपका सर कि एग्जाम में एंटर करने के पहले 2 आंसर लिख के जाना है। तो ऐसा हो गया कि कुछ पेपर तो मेरे बिफोर टाइम कंप्लीट हो गए, कि मेरा मसल मेमोरी जो इतना स्ट्रांग था मेरे हाथ का कि आई यूज्ड टू राइट लाइक अ हाई स्पीड रेल। तो दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब बहुत ही अहम भूमिका है आंसर राइटिंग की, एंड इफ यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ अ मेंटोरशिप, nothing like that. I truly consider Sachin sir as the reason, because of him only I have learned this art of answer writing, and I'll always be indebted to him. मतलब I don't have words for that, literally. थैंक यू सिद्धार्थ, इतना कुछ बताने के लिए। बहुत से छात्र जो है इस प्रश्न के उत्तर का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, लेकिन आपने MMP के बारे में बताया। ये बच्चे MMP नहीं जानते, एक मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम है जो हम बच्चों के लिए चलाते हैं, जिसमें से इस बार 15 बच्चे पास हुए हैं, आदित्य रैंक 1 और बहुत सारे बच्चे। लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया। इसमें एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि मैं अक्सर जाना जाता हूँ कि जब मैं अपने आंसर राइटिंग के प्रोग्राम करता हूँ तो मैं अक्सर बातें साफ़ करता हूँ, और कुछ चीज़ों में बच्चों को रिमार्क में अगर कोई कमी होती है तो छुपाता नहीं हूँ, बता देता हूँ, डांट भी देता हूँ। और थोड़ा सा चलन हो गया था UPSC की टेस्ट सीरीज़ में, मेंस में, कि बच्चों को सब अच्छा अच्छा ही बताना है, और अगर क्लास नोट्स लिख दिए तो वही होगा। तो उसके लिए क्या अलाउड है टीचर को थोड़ा सा आलोचना या कोई कमी निकालना अलाउड है या नहीं है? मतलब इसमें मैं ये कहूंगा कि मैं तो, मेरे अंदर क्षमता थी सुनने की, तो मैं तो सुन लेता था, एंड सर ने मुझे काफी सुनाया भी है, मैं बताऊंगा। बट अच्छी बात है। मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे छात्रों को कि भाई आपकी क्या गलती है, तो वो करेंगे कैसे? इस बार सर ने मुझे एक एसेंस दिया मेरे ज्योग्राफी के आंसर्स। आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम राइटिंग अ रिसर्च पेपर और एनीथिंग लाइक दैट, कि एक लाइन लिखा, ब्रैकेट में थ्योरिस्ट का नाम लिख करके मैं बढ़ जाता था। सर ने मुझे जो डांट लगाई है, बारिश हो रही थी, पेड़ के नीचे खड़ा होकर मैं बस चुपचाप सुन रहा हूँ फोन पे, और बट आई गॉट दैट एसेंस। मतलब वो एक चीज है, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर इन दिस पॉडकास्ट, कि वो मेरे लिए काम कर गया। And teachers have the prerogative to say anything to you, because वो अपना तो क्या ही कर रहे हैं ना, मतलब आपके लिए ही बोल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू कॉल अ स्पेड। तो इट्स फाइन विद मी, मेरे लिए तो काम किया सर। थैंक यू सिद्धार्थ, आप ही के लिए नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे टॉपर्स इस चीज़ को मैंने देखा है कि जो भी लोग इस परीक्षा में पास होते हैं उनका ये मानना है कि शिक्षक जो हमारी हैंड होल्डिंग करते हैं, तो अगर हम में कोई कमी है तो वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो ये तो हुई बात जो हम बीच में शायद भटक गए। प्रश्न अभी भी मेरा ये था कि क्या आपने तैयारी में ऑप्शनल पहले तैयार किया था या बाद में? तो आपने उसका उत्तर ये दिया, जो बच्चे शायद विषय से हट गए हों, कि वो ऑप्शनल अगर आप पहले तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जैसे जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सिद्धार्थ ने 2-2 क्लासेस कर ली, तो ये 2-2 क्लासेस बच्चों, आप नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ाएंगे और खुद से नहीं पढ़ेंगे उस समय, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वो पहले हो जाएं तो बहुत अच्छा है। और आंसर राइटिंग में जैसा इन्होंने कहा कि एक मसल मेमोरी, तो MMP की बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ नहीं करेंगे, उसमें हम डेली रगड़ा देते हैं, सुबह से शाम तक के टारगेट्स होते हैं इन लोगों के पास, तो उसको हम हटाते हैं। बट मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपना GS और ऑप्शनल तब तैयार होना चाहिए। अब ऐसे टाइम पर मुझे एक बात बताएं कि आपने जब ऑप्शनल सिलेक्ट किया तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल आपने लिया, बहुत से बच्चे हैं और खासकर जो नॉन इंग्लिश वाले, हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको बहुत घबराहट होती है कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें। तो क्योंकि अब ऑप्शनल की बात आ ही गई है,
तो ऑप्शनल आपने ज्योग्राफी क्यों लिया, और आपके बहुत से मित्र हैं जिन्होंने अलग अलग ऑप्शनल्स लिए हुए हैं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपकी यात्रा कैसी रही और बाकी ऑप्शनल में सिलेक्ट करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? सर, जो ज्योग्राफी का सिलेक्शन था वो बेसिकली इस पे था कि मुझे रुचि थी इस सब्जेक्ट में। मेरी मदर ने बीए में जो है ज्योग्राफी उनका मेन सब्जेक्ट था। तो वहीं से कहीं ना कहीं मैं क्विजिंग करता था बचपन से, तो ज्योग्राफी यूज्ड टू बी माय जॉनरे। तो इस वजह से ज्योग्राफी मैंने उठा लिया था। और यही एक मेन होना भी चाहिए कि आपके अंदर अगर रुचि नहीं है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो यू कांट सस्टेन। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जरूरी नहीं है कि 1 या 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा। मुझे 6 अटेम्प्ट लगे। आई यूज टू लव ज्योग्राफी, तभी मैं उसको मेंटेन करके रख पाया हूँ। तो बेसिक तो ये होना चाहिए, बट हाँ, एक प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए कि कहीं पे कुछ मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आ रहे हैं तो उसे भी देख लीजिए आप। बट मैं ये कहूंगा कि वो जो मार्क्स है ना, वो परमानेंट नहीं है। 2-3 साल लगातार देगा उस पर्टिकुलर में, फिर उसको डाउन भी कर देते हैं कई बार। तो बेसिक जो वो है, आप अपनी रुचि को देख करके ही ज्योग्राफी ऑप्शनल को देखिए, या किसी भी ऑप्शनल को फॉर दैट मैटर। बाकी मेरा जो प्रिपरेशन का था सर, एक तो फाउंडेशन की क्लास लगाई। उस फाउंडेशन के मतलब बाद जो है कुछ पर्टिकुलर क्लासेस थी कि इसको अपग्रेड कर लेते हैं, जो खामियां हैं उसको पूरा कर लेते हैं। जब वो भी कम नहीं हुआ, तो सर मैं दूसरी जगह चला गया, दूसरे इंस्टीट्यूट में। तो बेसिकली मैंने तो घाट घाट का पानी पिया, और फाइनली आई केम टू सचिन सर, जब मुझे ये समझ आया कि भाई आंसर राइटिंग ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ नोट से कुछ नहीं होने वाला। आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि आप कोशिश करें कि मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लें, जो कि मैंने जगह जगह घूम घूम करके किया। अब वो जरूरत नहीं है, आपको हर चीज मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और फोकस एक आप ऐसे मेंटोर और टीचर पे करिए जो एक सफिशिएंट वे में हर चीज कवर कर दे रहा है। थोड़ी बहुत चीजें तो सबसे छूट जाती हैं, वो आप खुद से कवर कर सकते हैं। बट मेरा ये है कि बहुत ज्यादा भागिए मत इधर उधर, और ज्यादा फोकस अपने आंसर राइटिंग। एक पॉइंट के बाद इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स। तो मेरा जो जर्नी रहा है, एक तो सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में था, बट मोस्टली जो एक इंपॉर्टेंट और प्रॉपर जर्नी जिसको मैं मेन मानता हूं, जो मेरे आखिरी के 2 अटेम्प्ट्स में आया, जब मैंने लिटरली सीखा है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और ज्योग्राफी में भी पीपल आर नॉट गेटिंग मार्क्स बिकॉज वो नोट्स पढ़ रहे हैं एंड दे फील लाइक कि ये नोट्स पढ़ करके अगर हम उसको लिख करके आएंगे तो वो मार्क्स आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आपसे स्पेसिफिक चीजें पूछी जा रही हैं पेपर में। अगर आप वो नहीं लिख करके आओगे तो आपको कतई किसी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तो फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड राइट इट विद अ बिट ऑफ कंटेंट एनरिचमेंट, आई वुड से। तो मैं फिर इसको अगर मैं जिस्ट देना चाहूँ, तो ऑप्शनल जब आप सिलेक्ट करते हैं अपनी पसंद का करें जिसमें आपकी रुचि हो। और जैसा कि सिद्धार्थ का हुआ कि इतने सारे अटेम्प्ट देने पड़े, क्योंकि उनका उस विषय में पूरा विश्वास था, तो ही वॉज एबल टू लास्ट। उसे खींचते रहे कि भाई हम कर लेंगे। हाँ, इस दौरान बहुत सी गलतियाँ हुई, जैसे इन्होंने कहा कि एक कोचिंग दूसरी कोचिंग ज्योग्राफी के उन सब ने, और ज्योग्राफी का तो मैं कह सकता हूँ इस तरह से दिल्ली में मार्केट किया गया कि ये नोट्स पढ़ लो इससे हो जाएंगे। ये गलतियाँ सिद्धार्थ बहुत बार कर चुके, इतने ज़्यादा नोट्स भरकर आए थे। और मैं तो एक ही मंत्र पे चलता हूँ, आंसर राइटिंग बिगिंस वेयर टीचर एंड नोट्स एंड। तो वो टीचर और नोट पीछे छूट जाएगा, आंसर आपके अंदर से निकलना है। लगभग 2 साल लगे सिद्धार्थ वो चीज़ हटाने में, क्योंकि वहाँ भी ये जोर दिया जाता है कि हमारे नोट्स रटो तभी पास होंगे। इससे ज्योग्राफी का तो नुकसान हुआ ही हुआ। मैं तो कहूँगा कहीं पर भी छात्रों का डर होता है जब वो जाते हैं किसी भी ऑप्शनल के लिए कि साहब आपके नोट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई नोट्स हैं, निश्चित रूप से रॉ मटेरियल है वो, लेकिन अगर आप उसे पचाएंगे नहीं तो कैसे होगा। ये चीज़ जीएस के लिए भी अप्लाई होती है। और इसी में मैं, क्योंकि ऑप्शनल पे हमने बात कर ली है, तो फिर से वापस जीएस पे आना चाहूँगा। जीएस और ऑप्शनल साथ में ऐसे भी, मुझे लगता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये टाइम मैनेजमेंट, आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए और मेरे ख्याल से एमएमपी जो रहा लास्ट 2 अटेम्प्ट में, उसमें तो हमने आपकी टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद की। तो हम चाहते हैं बच्चे एमएमपी में हैं या नहीं हैं,
बट टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाए, किस तरह कितना जीएस को दिया जाए, कितना ऑप्शनल को दिया जाए, ऐसे कैसे किया जाए, तो अभी से इनकी समझ आएगा तो ये इसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट पे बताएं आपने कैसे जीएस और ऑप्शनल को बैलेंस किया। सर मैं हमेशा स्टैटिस्टिक्स पे चलता हूँ कि जीएस के क्योंकि मार्क्स के प्रपोर्शन ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, तो उस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 4 पेपर हैं, एक ऐसे और ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, तो उसी हिसाब से मेरा टाइम डिवीजन भी रहता था कि दिन में आधा आधा घंटा मैं दे देता था ऐसे को कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, एक समझ लिया एसेंस की उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या है। उसके अलावा जीएस का एक चंक रहता था और एक चंक ऑप्शनल का रहता था। एंड इन सब के अलावा सुबह 1.5 घंटा आंसर राइटिंग जीएस का और रात को 1.5 घंटा आंसर राइटिंग ज्योग्राफी का, जो कि मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल था। मैं भले ना पढ़ूं बट मैं आंसर राइटिंग तो करूंगा ही करूंगा। तो यही है कि थोड़ा ज्यादा टाइम जीएस को ऑप्शनल के अपेक्षा देना ही पड़ेगा क्योंकि उसके मार्क्स भी ज्यादा हैं। और मेरा सर फोकस हमेशा ये रहता था कि हर एक चीज पे बैलेंस्ड और इक्वल एम्फेसिस देना है, एंड वो मेरे मार्क्स में भी शो करता है। कहीं पे भी बहुत शूट अप नहीं किया है मेरा। ऑप्शनल में है अच्छा, बट मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड स्कोर है पूरा अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, तो वो इसीलिए आ पाया क्योंकि मैंने हर एक चीज पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। तो हर एक पेपर के हर एक सेक्शन को अच्छे से आप इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज यू नेवर नो कि किस सेक्शन से कितना आसान और वैसा सवाल आ जाए कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप छोड़ के गए बट बड़ा आसान सवाल आ गया। नाउ यू विल रिग्रेट इट ना कि वो 2 सवाल जिसमें मैं 10 नंबर और पा सकता था, वो मैंने छोड़ ही दिया ऑल टुगेदर। तो इस तरीके से वी कैन बैलेंस बोथ ऑफ देम। चलिए, तो एक तो बैलेंसिंग का हुआ, फिर भी टाइम मैनेजमेंट का मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा। एमएमपी में हमारा एक तरह का नारा था, इसको राजनीति से मत लीजिएगा, अब की बार 400 पार। तो 400 पार में जीएस में हमने 400 पार करना था, ये हमारा एमएमपी का नारा था। हम सुबह सुबह उसी पे लग जाया करते थे। और जो इन्होंने कहा कि सुबह 1.5 घंटा आंसर लिखते थे, ये आदित्य, आयुषी, जितने भी लोग थे टॉप रैंकर्स हैं, सभी सुबह सुबह लगते थे। और शाम का भी हमने विशेष रखा था जिसमें हमने ऑप्शनल के भी आंसर्स लिखे। तो ये तो 1.5 घंटा 3 घंटा तो हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि 3 घंटा तो आपको रखना ही है डेली आंसर राइटिंग के लिए, जिसमें ऑप्शनल हो गया, जीएस हो गया। अब इसकी तैयारी के लिए आपसे प्रैक्टिकली पूछना चाहता हूँ, कितना समय एक दिन में औसत आप जीएस के लिए देते थे इस दौरान, और कितना ऑप्शनल के लिए? वैसे तो आपने कहा अनुपात में रखता हूँ मैं, प्रोपोर्शन में रखता हूँ, बट एक थोड़ा सा, क्योंकि आपने अभी परीक्षा पास की है तो छात्रों को एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकली कितना समय रखा आपने? सर 4 घंटे करीब जीएस के मान लीजिए, और 2.5 से 3 घंटे ऑप्शनल का रखता था मैं, बेसिकली इतना। और सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट यूज टू काउंट द आवर्स। मेरे लाइफ के 3 पिलर्स हैं: पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना और खान पान। अब मैं जो नॉन नेगोशिएबल एक्सरसाइज और ये हटा दूं तो मैं उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई करता था, लिटरली। तो गिनिए मत पढ़ते रहिए बस दिन भर। और मतलब क्योंकि पूछ रहे हैं सर, तो लगभग यही रहता था कि अकॉर्डिंगली मतलब 4 घंटा जीएस का रहता होगा सर, और 2.5 से 3 घंटा ऑप्शनल को देता था मैं। तो मोटा मोटा मुझे सिद्धार्थ का ये समझ में आ रहा है कि भाई 10 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे अभी तक औसत, ये समझ में आया। और एक और बहुत काम की बात कही इन्होंने कि भाई एक्सरसाइज का शौक था और खाने पीने का शौक है, अपने शौक रखिए। बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। अगर आपकी संगीत में रुचि है तो थोड़ा समय संगीत को भी दे दीजिए, वो आपको एनर्जी देगा, रिचार्ज कर देगा, बिल्कुल ये काम आता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ये मेंस की स्ट्रैटेजी रही, इसमें जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स, यहाँ क्या आपके पास क्या नोट्स बने हुए? तो प्रीलिम्स के टाइम के यूज़ किया, कुछ और अलग से बनाए? नहीं सर, अलग से बनाए थे मैंने नोट्स मेंस के। जैसे मान लीजिए कुछ नोट्स मेरे बुक्स में ही थे, उनको मैंने शॉर्टन नहीं किया। कुछ नोट्स जैसे अलग से बनाए थे एनजीओ के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक है डेवलपमेंट इंडस्ट्री पे कुछ है, सीएसआर पे कुछ है, तो वो बना हुआ था। अब सर उसमें से जो वैल्यू एडेड मटेरियल था मेरा, कि एनजीओ का कोई प्रॉपर एग्जाम्पल है या एनजीओ के ऊपर कोई कोट है या कोई केस लॉज हैं, इनको मैं अपने लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स पे डालता था। क्योंकि नॉर्मल चीजें तो सब लोग लिख लेंगे, कि अगर पूछता है कि व्हाट आर द इश्यूज विद द एनजीओ, तो इतने साल पढ़ने के बाद एंड अखबार पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो 6-7 पॉइंट तो आप लिख ही दोगे एनीवेज। बट उन 6-7 पॉइंट्स को स्टैंड आउट कैसे कराना है, वो जो चीजें थी सर, वो बेसिकली मेरे क्रिस्प नोट्स में जाते थे।
यही मेरा स्ट्रैटेजी है। और मैंने अपने क्रिस्प नोट्स कुछ अपने चैनल पे भी डाले हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं, कैसा एक अप्रोच होना चाहिए। तो ये मैंने पिछले 3-4 सालों से मैं कर रहा हूँ और ये काफी फायदा भी होता है। वहां जाकर के आई एम एबल टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमम थिंग्स। तो सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने तैयारी की है, अब उसमें वैल्यू एडिशन के लिए जो चाहिए वो इस दौरान ये क्रिस्प नोट्स में, चाहे एग्जाम्पल हुए, केस स्टडी हुआ, डेटा हुआ, और उसका उदाहरण भी आपको सैंपल्स में, सिद्धार्थ के सैंपल्स में मिल जाएगा। और सर क्रिस्प नोट्स का ये था कि मैं 20 दिन के लगभग जो है अपना रखता था समय, और 5 दिन में बना लेता था इन नोट्स को, और जो बचे हुए 15 दिन थे उसमें मैं उनको 5 से 6 बार रिवाइज कर लेता था। तो और इसका ये भी उपयोगिता है कि जो पेपर्स हैं वो लगातार हैं आपके, एसए जीएस 1 2 3 4, गैप उतना होता नहीं है। तो वो उस पीरियड में जो ब्रेक होता है ना, उसमें भी यू आर एबल टू रिवाइज एवरीथिंग कहीं ना कहीं। तो आई एनकरेज ऑल ऑफ यू कि जो भी आपके वेरियस सोर्सेज में आपके पड़े हुए हैं वैल्यू एडेड मटेरियल जो भी है, उसको एक जगह एकत्र कर लें, जिससे कि जब एग्जाम हो उस टाइम पे आपको रिवीजन में बिल्कुल भी इश्यूज ना आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि आपके जो नोट्स बने हुए हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। एग्ज़ाम में गैप भी मिलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें दो चीज़ों पे मैं आपसे बात और करना चाहूँगा, क्योंकि हम जीएस की बात कर रहे हैं। एसे के लिए क्या अलग से समय दिया था, नंबर वन, और दूसरा एथिक्स के लिए। अभी हाल ही में मैं आदित्य से बात कर रहा था, आदित्य ने कहा सर इस बार एथिक्स में मैंने बहुत अच्छा से इम्प्रूव किया, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों पे काम किया। तो एसे और एथिक्स को आपने कैसे तैयार किया? सर एसे और एथिक्स को मैंने साथ में तैयार किया था, क्योंकि एसे जो है वो फिलोसॉफिकल ही पूछ रहे हैं आजकल। तो एथिक्स में हम काफी सारे फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों का साथ में प्रिपरेशन किया था। बट हाँ, एसे पे ये फोकस ज्यादा था मेरा कि जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली उसकी मीनिंग मुझे समझ आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए रोज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखता था और कोशिश करता था ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, और एक कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी का जो एलिमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता था। एथिक्स का सर बेसिकली मेरा ये था कि एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मॉरल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर। इसके बियॉन्ड एक मैंने अपना होराइजन एक्सटेंड किया कि ये जीएस 1 2 3 4 अक्रॉस ऑल पेपर्स, इवन ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट्स हैं मैं वो भी ले आता था यहाँ पे। मैं इसको मल्टी डायमेंशनल बनाता था कि एथिक्स जो हमारे लाइफ की है, कोई एक पर्टिकुलर इंटेग्रिटी की वैल्यू है, क्या वो सिर्फ सीमित है हमारे पर्सनल लाइफ में? नहीं, पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी दिखानी है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिखानी है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दिखानी है, एज अ सेलिब्रिटी आपको दिखानी है। तो सर मेरे जो आंसर्स थे वो बहुत वाइड एंगल्ड रहते थे कि हर एक चीज को छूते हुए आई हैड मेड एग्जाम्पल्स मल्टीपल डिमेंशंस में, एंशिएंट हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, कंटेम्प्रेरी, ये सारे डिमेंशंस मैंने चैनल पे भी शेयर कर दिया है अपना एग्जाम्पल। और उसके अलावा मैंने डायग्राम्स की एक कॉपी बना ली थी एथिक्स की भी, कि वो भी सारे डायग्राम्स प्रिपेयर्ड थे, उसको प्रैक्टिस करके रहता था, और जहां जरूरत होती थी वहां पे मैं उसको डाल करके एक अपने आंसर को स्टैंड आउट करने की कोशिश करता था और मोनोटोनी को ब्रेक करने की कोशिश करता था थ्रू आउट माई पेपर। तो एसे और एथिक्स में आपने बहुत क्रिएटिविटी और इंटरलिंकिंग की। एक चीज़ मुझे सिद्धार्थ के आंसर में बहुत वैलिड लगी कि एसे में आपको प्रश्न समझ आना बहुत ज़रूरी है। और मैं, सिद्धार्थ आपको याद होगा, एमएमपी में हमारे पास 30 बच्चे थे जिनमें 25 को तो इंटरव्यू कॉल आया। एक हमने ऐसे दिया था, लगभग 90% लोगों ने गलत आंसर लिखा। मैंने सबको फ़ोन करके कहा भाई ये क्या कर रहे हो, टॉपिक क्या पूछ रहा हूँ, लिख क्या रहे हो। तो ये ऐसे में ये हो जाना बहुत नॉर्मल है। अपना टॉपिक ज़रूर देखें, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी होती है। इसी पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत जायज़ सा सवाल आया मुझे छात्रों का, कि सर तैयारी में कभी हाई होता है, कभी लो होता है, मेंस में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो तैयारी की निरंतरता कैसे मेंटेन करें, हाउ टू मेंटेन दैट? जैसे एमएमपी प्रोग्राम था वो तो उसने आपका मेंटेन ही कर दिया, वो भी अगर आप शेयर कर लेंगे कि किस तरह से मेंटेन किया, तो ये जो 3 महीने हैं
इसमें अप्स एंड डाउन्स को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रक्चर्ड वे हो सकता है, इस निरंतरता के लिए कुछ बताएं। सर हम लोग का तो काफी अच्छा था कि रोज हम लोग आंसर्स लिख रहे थे, तो एक उसी दिन का देखते थे और वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फीडबैक। तो ये एक था कि भाई फीडबैक देखा देखा और एक इम्पेटस मिलता था कि अब इस फीडबैक पे काम करके नेक्स्ट डे किस तरीके से हम इसको और ज्यादा अच्छा बनाएं। तो एक वो अंदर से इंसेंटिवाइज हो रहे थे हम लोग कि कई बार तो डांट पड़ जाती थी, कई बार एक बड़ा पॉजिटिव आता था कि यार सी यू आर राइटिंग सो गुड, ठीक है। तो उस वजह से एक एस्पिरेशन डेली बेसिस पे बनी रहती थी। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी एक ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा हो सकता है जिसमें कि आप लोग एक दूसरे को देखते देखते जो है आपका उत्थान हो जाएगा। ये मेरे साथ सर जेई के प्रिपरेशन में भी हुआ। 5 दोस्त थे, 4 का आईआईटी निकल गया। तो मतलब ये एक पॉजिटिव जो ग्रुप का इफेक्ट रहता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप एक दूसरे की कॉपीज को एवेलुएट कर लीजिए। अगर इफ यू आर नॉट लकी इनफ टू हैव अ मेंटोर लाइक आई हैड, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। तो इसे मैं फिर से अगर सही शब्दों में रखूं, तो हम क्या करते थे, डेली टारगेट्स सेट होते थे। आपको चिंता ही नहीं करनी अगले दिन की क्या है, आपको प्लानर मिला हुआ एक हफ्ते का, वो आपको करना ही करना है। तो मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन कई बार अप और डाउन होगी, इसको अगर आपको किसी चीज़ से कॉम्प्लीमेंट करना है वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन डाल देंगे, एक प्लानर बना हुआ है, तो आपका डाउन जाना कम हो जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें तो हम और भी बहुत लंबा ये पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं तो हमें भी लाइन खींचनी होगी। तो उत्तर लेखन पे अभी इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, फिर कभी किसी और मंच पे हम उत्तर लेखन पे एक विशेष सेशन कर लेंगे। अभी मैं परीक्षा के आखिरी चरण पे जाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, जब इंटरव्यू का कॉल आया, और इंटरव्यू आपने पहले भी दिया, ठीक है, और मतलब एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार दिया है, तो इंटरव्यू का आपका अनुभव कैसा रहा, उसकी तैयारी कैसी रही, ये ज़रूर शेयर करें। तो जो मेरा दूसरे इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम, द चेयरपर्सन सेज टू मी कि सिद्धार्थ आपने अपने कोट का दोनों बटन लगाया हुआ है, क्या कोचिंग वालों ने आपको ये सिखाया है क्या? सो वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट विद माई सेल्फ, तो मैंने बोला नहीं सर, आई फील दैट आई एम लुकिंग स्मार्टर दिस वे, दैट्स व्हाई आई हैव बटन बोथ ऑफ देम। तो कहते हैं कि बट वेयर इज द मिरर, वेयर डिड यू सी? तो आई जस्ट टोल्ड हिम वेरी ऑनेस्ट, आई वाज क्वाइट ऑनेस्ट, आई सेड कि सर राइट नाउ जस्ट नाउ आई हैड यूज्ड द वॉशरूम एंड देयर आई जस्ट एडजस्टेड इट। तो he said कि अच्छा okay but your hair is quite messy, तो I just did it like this कि sir is it better now? तो he started laughing, यार I'm just kidding, and he offered me tea and everything। तो a very good tone was set वहां पे कि I think he must have also liked it कि यार confident है बंदा, he's quite comfortable in his own skin। So this is how the interview went, and अच्छा था, 15 marks बढ़ा भी मेरा पिछली बार से। And sir, I would like to share one thing कि whenever I have put genuine efforts in this particular exam in any direction, UPSC has rewarded me। So this is what I feel is कि कहीं ना कहीं एक इंटेग्रिटी और एथिक्स है इस पर्टिकुलर एग्जाम में कि इफ यू आर ट्रू टू योर प्रिपरेशन, you are trying it honestly in the right direction, UPSC is definitely going to reward you for that। बिल्कुल सिद्धार्थ, इससे मैं 100% अग्री करता हूँ, सहमत हूँ। आप लोगों ने भी अभी सिद्धार्थ को सुना कि किस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा कि क्या ये कोचिंग वालों ने सिखाया है। तो कुछ चीज़ों में आप अगर अपनी ओरिजिनलिटी, अपना व्यक्तित्व रखते हैं, अपने उत्तर में भी और अपने इंटरव्यू में भी, दैट इज़ रियली वैल्यूड, खूब अच्छे मार्क्स आते हैं। सिद्धार्थ, छठा अटैम्प्ट था, लास्ट अटैम्प्ट था, मुझे याद है, और ख़ासकर वो जो पाँचवा, जब आपने इंटरव्यू 5वें अटैम्प्ट में दिया था, आपकी दादी जी के देहांत के बाद मेरी बात हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा यूपीएससी से कभी भी निराश तो नहीं होता हूँ, लेकिन आपके केस में मैं उस बार बहुत निराश था, और मैंने आपसे कहा था कि यार अब की बार नहीं हुआ ना, तो यार ये परीक्षा शायद यूपीएससी डजंट डिज़र्व अस, हम उससे बेहतर हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे पूछना कि बहुत से छात्र ऐसे तैयारी करते हैं और किन्हीं कारणों से पास नहीं होते हैं, तो क्या इज़ इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? और इस बार जो हमने तैयार की थी, मेरे ख्याल से मैंने भी आपसे बोला था, शायद पेरेंट्स से भी आपकी बात हुई थी कि यार अगर नहीं होगा तो भी दुनिया ख़त्म नहीं होती, हम उससे बेहतर करेंगे। तो प्लीज़ उनके लिए, जो लोग नहीं कर पाए हैं लेकिन अभी भी अपनी यात्रा में हैं, समथिंग टू मोटिवेट देम। सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सच में यूपीएससी इज
जस्ट गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हो, और आपको एक सेंसिटिव सिटीजन बना रहा है. यू एंजॉय द प्रोसेस. और एंड में अगर नहीं भी होता है ना, मैंने पहले भी कहा है कि यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अराउंड यू. स्टार्टअप शुरू कर दो भाई, इतने ज्यादा इश्यूज आपको पता है, कहीं पे भी जाकर के यू विल बी हैविंग दैट एप्टीट्यूड टू स्टार्ट समथिंग, और हार्डवर्क पुट इन करने की इतनी क्षमता हो चुकी है ना आपकी, यू कैन डू अमेजिंग इन एनी एंड एवरी फील्ड दैट यू वांट. तो निराश नहीं होना. लाइक सर से मैं हमेशा कहता था कि सर नहीं होगा तो मैं कैट या जीमैट दे करके सर मैं आई गो फॉर अ स्टार्टअप, एंड जो मेरा बिगर विजन है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मैं उसके थ्रू उसको जो है अचीव करूंगा. तो बिल्कुल भी नहीं एकदम. और वो लाइनें हैं कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा लेकिन दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं. तो इस स्पिरिट में आप जो है अपना काम करते रहें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट उस एंडीवर में. बिल्कुल, तो हार हो जाती है जब मान लिया जाए, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाए. तो मुझे लगता है कि ये इस बार हमने ठान के वो जीत भी अर्जित की है. और जितने भी छात्र किन्हीं कारणों से अगर अटके हुए हैं, तो इसे ठान लीजिए कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें कुछ कहीं पर नहीं छोड़ना है, और अपनी जिम्मेदारी लेनी. अपनी जिम्मेदारी, जो भी आपके शिक्षकों ने बताया, किताबों ने बताया, वो सब श्रद्धेय हैं, लेकिन उन चीज़ों को डाइजेस्ट करना है. एंड दिस इज़ योर अटेम्प्ट, मेक इट काउंट. और जिन लोगों का अटेम्प्ट किन्हीं कारणों से ख़त्म हो गया है, तो वो भी ये सोचें कि जो भी आपने सिविल सेवा की परीक्षा में पाया है वो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है. बहुत सारा स्टेमिना लिया है आपने, उन सारी चीज़ों को, राष्ट्र निर्माण की बहुत सी गतिविधियां हैं. भाई, आप सिविल सेवा में आना क्यों चाहते थे? आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे. एक परीक्षा पास नहीं हुई तो क्या आपका जीवन अब निरर्थक हो जाएगा? ऐसी मूर्खता नहीं करनी है, ना ये सोचना है. और इस विचार के साथ मैं थोड़ा सा इस इंटरव्यू का जो आखिरी पड़ाव है, जो जीएस के लिए है, ऑप्शनल के लिए हम इसके अलग एक सेगमेंट कर लें. तो ऑप्शनल भूगोल के लिए हम एक अलग बात करेंगे. इस सेगमेंट को मैं थोड़ा सा वैसे तो सिद्धार्थ ने बहुत सोच के जवाब दिए हैं. मैं सिद्धार्थ को थोड़ी देर के लिए एक रैपिड फायर राउंड में ले जाना चाहता हूँ, जिसमें सिद्धार्थ ऐसा बहुत ज़्यादा सोच के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनका नेचुरल आंसर होगा वो हम लोगों के सामने आएगा. तो सिद्धार्थ, शुरू करें रैपिड फायर? बिल्कुल सर, बिल्कुल. रैपिड होना है एकदम. श्योर सर. चलिए. फर्स्ट थॉट व्हेन द रिजल्ट केम आउट? Sir, I started shouting and I threw away all the things around me. I was so full of energy. तो यही था मतलब. तो कहाँ थे जब ये रिजल्ट आया? सर अकेला था घर पे, और कुर्सी सामने थी, मैं उठा के फेंक दिया. पता नहीं, मैं पागल हो गया था खुशी से. सच में बड़ी चीज Literally, है, बड़ा बहुत रिजल्ट बहुत है, बड़ी चीज बहुत थी. मेहनत के बाद आया. बिल्कुल. चलिए, दूसरा प्रश्न. मोस्ट मेमोरेबल रिस्पॉन्स ऑफ समवन ऑन योर सिलेक्शन, जो सर, आपको याद रहा हो. मेरी मम्मी को मैंने बताया, मम्मी 118 है एंड मोस्टली आईपीएस मिल जाना चाहिए, तो शी सेज कि यार सिद्धार्थ आईएएस होना चाहिए था यार, टॉप 10 में आना चाहिए था. मतलब एक्सपेक्टेशन एंड ही नहीं हो रही सर. बिल्कुल है, बट हकीकत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाज देयर अ फियर कि यार इतने टाइम पास नहीं हुए, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं मान के बैठा था नहीं होगा. मैं ये मान के बैठा था कि मेरी किस्मत जो है फूटी हुई है, नहीं होना ही नहीं है, कि अब तो जी मैट ही करना है, कैट ही करना है, यही मैं सोच के बैठा था. तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया ना कि हो गया सिलेक्शन. अपेक्षाएं ना रख करके फिर जब वो पूरी होती है ना, तो दैट्स अनदर लेवल. बिल्कुल, मुझे लगता है बड़ा आध्यात्मिक सा एक लेवल हो गया कि जब आपने सारा मोह छोड़ दिया तो यूपीएससी ने बिल्कुल आपको रिजल्ट दिया. मुझे एक बात बताइए, दिस इज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन. इतने फेलियर्स देखने के बाद, व्हाट केप्ट यू गोइंग, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ? सर, माय स्ट्रेंथ वाज माय स्पिरिचुअलिज्म, आई वुड से. एक मेरा अपने साथ कनेक्शन है बहुत हेल्दी. आई नो व्हाट आई वांट इन माय लाइफ एंड दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग. एंड नायब तहसीलदार में जब मैंने चीज़ों को देखा है, बेसिकली कि एक इंसान को भी मैं हैप्पी कर पा रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस, एंड दैट ग्लिमर ऑफ होप इन देयर आईज, तो वही सर था मतलब एक दैट केप्ट मी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी इंस्पायरिंग. वन पर्सन यू लुक्ड अप टू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर देयर वर इन फैक्ट टू पीपल, माय पेरेंट्स. क्योंकि सर गजब का वर्क एथिक है, इतना डेडिकेशन, इतना डिसिप्लिन है डेली बेसिस पे. मैं फादर हर दिन सुबह उठ करके ही राइट्स डाउन कि क्या करना है उस दिन, और ही अचीव्स दैट.
तो वो वर्क एथिक जो है बेसिकली, और वो जो डिसिप्लिन है, वो कमिटमेंट है अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब के लिए, वो सर एक कहीं ना कहीं आई हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम देम, माय दादी। तो ये इट रन्स इन द फैमिली बेसिकली। चलिए, बहुत अच्छा है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी ब्लेसिड थिंग टू हैव दैट। योर स्ट्रेंथ एरिया इन यूपीएससी प्रिपरेशन, जो आपको लगा यार ये मेरा स्ट्रेंथ है। सर एनी डे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग। चलिए, आप सच में बहुत अच्छा लिखते हैं, इसके लिए तो मैं भी वाउच कर सकता हूँ। आई हैव रियली सीन यू ग्रो इन दैट। और आपकी वीकनेस क्या रही? व्हाट इज़ योर वीकनेस, वन वीकनेस जो यूपीएससी की सफ़र को इतना लंबा खींच गया? सर आई, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कलेक्टर, आई बिकेम मटेरियल कलेक्टर। मटेरियल कलेक्टर, नोट्स कलेक्टर, डिक्टेशन कलेक्टर। इसी पर अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपको कोई दो में से एक विकल्प चूज करना है। चूज वन क्वालिटी दैट हेल्प यू क्लियर यूपीएससी, लक और कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट एफर्ट। क्लासरूम स्टडी या सेल्फ स्टडी? सर सेल्फ स्टडी सर्टेनली। बुक्स, नोट्स, पीडीएफ एंड क्लास डिक्टेशन वाले नोट्स या सेल्फ मेड नोट्स एंड आंसर्स? सर सेल्फ मेड, एनी डे, एनी डे। वो जो सर आप बोल रहे थे ना, रॉ को प्रोसेस करके एक वो करना है सर, दैट वर्क फॉर मी लिटरली। टेस्ट सीरीज या मास्टर स्ट्रोक मेंटर? एमएमपी ऑब्वियसली। चलिए, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ दिस एग्जाम? सर अभी तो इट्स द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स, निश्चित रूप से प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया बच्चों। जो लोग पास भी हो जाते हैं वो भी एक चुनौती है, तो उसके लिए बढ़िया तैयारी करिए। टेल मी वन थिंग, इंटरव्यू इज़ अ इंट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस, तो एक क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट डिड यू डिस्कवर अबाउट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन? सर आई डिस्कवर्ड दिस थिंग कि आई जेन्युइनली फील फॉर द पीपल। आई लाइक टू टेल कि जब मैं अभी भी सोचता हूँ, आई रिमेंबर दैट डे, एक बार वहाँ पे सीपी पे मैं गया था, कनॉट प्लेस, एंड इंडियन फ्लैग को देख रहा था। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई डोंट नो वाई, दैट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्ट। तो मुझे ये फील होता है कि जेन्युइन है वो। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कई लोगों को झूठ भी लगे ये बात, लग भी सकती है, एंड आई डोंट केयर, बट दैट्स व्हाट आई फील। नहीं, आई टोटली कनेक्ट विद इट। और हाँ, निश्चित रूप से ये महसूस की जाती है, शब्दों में नहीं कह सकते, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं आप। इसी पर मेरा आखिरी सवाल कि वो एक चीज़ जो आप भारतीय प्रशासन में लाना चाहेंगे, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू विल ब्रिंग टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? सर मुझे ये लगता है कि अगर किसी भी एक्टिविटी को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, तो जो लोग हैं ना, दे हैव टू बिकम द स्टेक होल्डर्स। कहीं ना कहीं लोगों के बीच जागरूकता बढ़ती जा रही है, बट वो दे डोंट थिंक कि द ओनस इज ऑन देम। वो हमेशा ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि लोग आए साथ में, एक कम्युनिटी पुलिसिंग हो, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। जब ये हो पाएगा, तो इस चीज के लिए मैं लोगों को एक इंस्पायर करना चाहता हूँ, एंड उनके साथ मिल करके काम करना चाहता हूँ बेसिकली। आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटिफुल आइडिया, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अ मोर पार्टिसिपेटिव वन। तो सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया केजीएस के इस मंच पे आकर अपने विचारों को साझा करने के लिए। ये जो ताना बाना आपने अपना शेयर किया, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सर द प्लेजर वाज ऑल माइन। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं चाहता हूँ कि हम एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे सुनने वाले लोगों के लिए, दर्शकों के लिए देना चाहेंगे, तो प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा केजीएस को और सचिन सर को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर के अपने जर्नी को शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मुझे 6 अटेम्प्ट्स लग गए इस एग्जामिनेशन में। इसको देख करके आपको ये लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट सच बोलूँगा कि ये जो हुआ है मेरे साथ, ये मेरी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। मैंने उन गलतियों को धीरे धीरे पहचाना, उस पर वर्क किया, और फिर उसके बाद मैंने इसको क्रैक किया। बट ऐसा नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप मेरी गलतियों से सीखिए। आप तमाम लोग जिन्होंने तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे अटेम्प्ट में किया है, उनकी गलतियों से सीखें और हतोत्साहित बिल्कुल भी ना हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी कल वहीं पे बैठा हुआ था आपके साथ और हमेशा सोचा करता था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, बट ये हुआ। सपने सच होते हैं और आपके भी होंगे।
So just stay there and have a lot of faith in yourself, in your God, in your parents, और आगे बढ़ते रहिए, हार नहीं मानना है. Thank you so much. तो आशा है आपको आज सिद्धार्थ से मेरी ये बात इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली, जानने को मिली। और केजीएस जो अपनी पूरी कोशिश में कि आप लोगों तक परीक्षा से जुड़ी और परीक्षा के बाहर के सारे पहलू आप तक लेकर आए, तो इस सीरीज़ को आप तक और भी आगे लाते रहेंगे। हमारे साथ और भी जिन छात्रों ने इस लक्ष्य को अर्जित किया है, उनसे चर्चाएं होती रहेंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।